ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हर पोजीशन इन द नेबरहुड। अपने पड़ोसी में या उसके आसपास में उनका क्या स्थान था, समाज में क्या स्थान था। तो नेबरहुड मतलब क्या होता है? नेबर मतलब पड़ोसी, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, नेबर मतलब पड़ोसी होता है। तो नेबरहुड मतलब क्या हो जाएगा? अपने आसपास का वातावरण, जो लोग बगल में रहते हैं उनका स्थान क्या था समाज में। ठीक है, इसका आंसर क्या हम लिखे हुए हैं कि हर पोजीशन इन द नेबरहुड इज एज हाईली रिस्पेक्टेड वोमेन, यानी कि उनको अपने नेबरहुड में, अपने आसपास में एक इज्जतदार या सामान्य महिला की तरह उनका समान था, स्थान था। सिंस, चूंकि सी इज द डॉटर ऑफ अ ब्लैक अमेरिकन, चूंकि वह एक अश्वेत अमेरिका की बेटी थी या गुलामों की बेटी थी, परंतु कैरीज अ प्रोफाउंड विजडम एंड नॉलेज दो सी इज ब्लाइंड, वो अंधी होते हुए भी उनके पास वो क्या कैरी करती थी? एक गहन बुद्धि और ज्ञान उनके पास था। ठीक है, हर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, उनके पास अनुभव था और अपने टैलेंट से, अपने कौशल से आर वेरी अप्रिशिएटेड, और इसी के चलते वो पूरा समाज में उनका प्रशंसा किया जाता था। अप्रिशिएटेड मतलब अपलॉडेड, तो मैंने पूछा था ना, प्रेज्ड इन हर लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी मतलब आसपास में, और या इन समाज, इन सोसाइटी, दैट्स वाई, यानी इसलिए, दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? इसलिए सी इज कॉल्ड एज अ रूरल प्रॉफिट, इसलिए उनको एक ग्रामीण क्षेत्र का भविष्यवक्ता कहा जाता है। ठीक है, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलो पार्ट बी चालू करना है, वंस अपॉन अ टाइम का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। निकालिए, पेज नंबर कितना पे है? 62। चलो, वंस अपॉन अ टाइम विजिटर्स आस्क एंड ओल्ड वोमेन अ क्वेश्चन, हु आर दे दीज चिल्ड्रन। तो कहां तक कहानी हम लोग पढ़े थे, कुछ याद है? पार्ट ए में कहानी कहां तक गया था, बताइए। कोई आया था, मतलब यंग बॉय। कहाँ तक कहानी था? कुछ नहीं पढ़ती हो आप लोग? नहीं आता है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक समय की बात है, एक 62, ठीक है, पेज नंबर 62। वंस अपॉन अ टाइम विजिटर्स आस्क एन ओल्ड मैन अ क्वेश्चन, कह कि एक समय की बात है, जो बाहर से उसके घर में आए थे उन्होंने क्या किया? एक और प्रश्न पूछा। विजिटर्स आस्क एन ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन, हु आर दे दी चिल्ड्रंस, कि वे लोग ये किसके बच्चे हैं? कौन पूछ रहा है? जो बाहर से विजिटर्स उसके घर में आए हैं। अब पता नहीं है वही विजिटर्स है कि क्या, पढ़ने को पता चलेगा। ठीक है, आज को मिटाते हैं। Once upon a time visitor asked an old man a question, उस समय क्या क्वेश्चन पूछा था कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वह चिड़िया जीवित है या मृत है, यही ना। लेकिन फिर दूसरा जिक्र हो रहा है कि आज पार्टी बी में भी विजिटर्स आए, लोग आए हैं, और वो सेम जवान लड़के हैं या कोई और है। विजिटर्स क्या पूछ रहा है कि हु आर दे, वे कौन है? हु आर दे दीज चिल्ड्रंस, वे कौन है? ये बच्चे। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, तो उनसे, उस अंधी महिला से जो बाहर से आगंतुक आया है, वो लोग पूछ रहा है कि ये लोग कौन है, ये बच्चे कौन है? व्हाट डिड दे मेक ऑफ दैट इनकाउंटर। ठीक है, इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? मीनिंग भी साथ में लिखेंगे, लिखते जाइए, जहां जहां स्टार डालेंगे वर्ड मीनिंग। इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब जानते हैं? दिया और पीछे क्या दिया बताइए। a meeting in conflict। इनकाउंटर कहीं सुनी है ऐसे समय, मतलब न्यूज में कब होता है? जब पुलिस लोग अपराधी को इनकाउंटर क्यों करता है?
क्योंकि जब पुलिस के कस्टडी से वो बाहर भागता है तब उसको पीछे से शूट किया जाता है ना, अपने बचाव में। लेकिन एक्चुअली से होता नहीं है, वो पुलिस अपने बचाव में उसको क्या करता है, इनकाउंटर करता है। इनकाउंटर का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़ा होता है, सही में नहीं लिखा, उसी को लिख लीजिए, अ मीटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट, अ मीटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट। भिड़ंत का नाम सुनिए, लड़ाई हो जाता है आपस में, भिड़ंत, उसी को बोलते हैं इनकाउंटर्स। सिंपल में से कहेंगे तो सामना करना, इसी का इनकाउंटर करना, सामना करना या भिड़ंत, भिड़ंत। What did they make of that encounter? What did they hear in those final words? क्वेश्चन पहले समझिए करें कि वे लोग कौन हैं और ये बच्चे कौन हैं और उस इनकाउंटर का क्या हुआ था। इसका मतलब वहां पर जहां का कहानी है वहां पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। ये लोग पूछ रहा है विजिटर्स लोग कि वहां पे इनकाउंटर जो हुआ था, भिड़ंत हुआ था, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कलह या झगड़ा, कलह या झगड़ा, फाइट, झगड़ा करना, ये भी एक मीनिंग है, लिख लीजिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब। इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, मीटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कलह में एक दूसरे के सामना करना, टकरा जाना, लड़ाई करना, वही होता है इनकाउंटर, फेस करना किसी को। लेकिन फेस किस में होगा, निगेटिव सेंस में जा रहा है। फेस करना मतलब अच्छा चीज को भी हम लोग फेस करते हैं, जैसे स्ट्रगल फेस करना, संघर्ष से जूझना, तो वहां उसका अलग मीनिंग हो गया स्ट्रगल। यहाँ लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड क्या है, इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब सामना करना या किसी से भिड़ जाना। जैसे पुलिस और अपराधी लोग क्या करते हैं, भिड़ जाते हैं, उसी प्रक्रिया को जब अपराधी भागता है पुलिस पीछे से इनकाउंटर करता है, उसका सामना करता है अपने बचाव में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। What did they make of that encounter? What did they hear in those final words? कह रहा है वो विजिटर्स लोग पूछ रहे हैं कि फाइनल वर्ड में वो लोग क्या सुना। वो बच्चे जो लोग आए थे, फाइनल वर्ड्स उन लोग को क्या मिला, क्या सुना, फाइनल वर्ड्स। द बर्ड इज इन योर हैंड्स, उन लोग यही सुने। जैसे पार्ट ए में क्या था, जो बाहर से लड़का लोग आया था, यंग पीपुल आया था ना, यंग पीपुल या यंग बॉयज लिखते हैं समझने के लिए ना। बॉयज को क्या बोलते हैं, लैड भी बोलते हैं। लैड मतलब लड़का होता है, ठीक है, याद कर लेना, मालूम है। लैड और लेडी, लेडी वाई लग गया तो लड़की के लिए लैड मतलब लड़का, छोकरा जिसको बोलते हैं एक्चुअली, नौजवान आदमी को लैड बोला जाता है, लैड मतलब लड़का होता है। तो यंग पीपल जो आए थे उसके घर में लोग क्या पूछा था कि मेरे हाथ में पक्षी है, वो मरा है कि जिंदा है। लेकिन यहाँ पे उसके जाने के बाद कुछ लोग विजिटर्स और आते हैं, पूछते हैं कि आपका और उन लोग के बीच में क्या हुआ था, बहस हो गया था, याद आ रहा है, डांटी थी महिला, उन लोग को डांटी थी ना। तो दूसरे आगंतुक पूछ रहे हैं कि हु आर दे, किसके बच्चे थे जो आपके घर में प्रवेश कर गए थे, नौजवान लड़का लोग कौन था, उनके साथ आपका क्या इनकाउंटर हुआ, और क्या वो लोग अंतिम शब्द आपसे सुने। व्हाट डिड दे हियर इन दोस फाइनल वर्ड्स, द बर्ड इज इन योर हैंड। तो जवाब क्या दी थी कि मैं न तुम लोग का रंग जानती हूँ, न जाति जानती हूँ, न तुम लोग का नाम पता है, बस इतना जाने कि तुम्हारे हाथ में एक चिड़िया है, बस यही जवाब दी थी ना। तो वही कह रहा है कि क्या इनकाउंटर और क्या लोग लास्ट वर्ड था। तो फाइनल वर्ड लोग का लास्ट वर्ड क्या दी थी जवाब, कि द बर्ड इज इन योर हैंड। बस मैं यही जानते हैं कि तुम लोग ने पक्षी अपने हाथों में रखा है, खत्म, यही जवाब था। यहां तक समझ में आ गया। आगे, a sentence that gestures towards possibility or one that drops a latch. Perhaps what the children heard was, "It is not my problem. I am old, female, black, blind. What wisdom I have now is in knowing I cannot help you. The future of language is yours." कह रहा है कि एक sentence that gestures towards possibility, एक ऐसा यह वाक्य है, जो वाक्य उन्होंने पूछा था
कि मेरे हाथ में मृत है या जीवित है वो पक्षी एक ऐसा वाक्य है कि जो एक केवल संभावना को बताता है। क्यों? क्योंकि चूंकि वो महिला क्या थी, अंधा थी और बुद्धिमान थी, सब कुछ थी, लेकिन उसको पता नहीं था वो चिड़िया जीवित है क्या। जब तक से अगर हम उसको टच नहीं करेंगे किसी उसका बॉडी को, पक्षी को, उसमें मूवमेंट नहीं रहेगा, तब हम गेस कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि इस वाक्य से जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्या है पक्षी जीवित है, इस वाक्य से यही पता चलता है अ सेंटेंस, इस वाक्य से यही पता चलता है कि अ सेंटेंस दैट गेस्टर्स टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी, गेस करना से संभावना के प्रति क्या, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, गेस्टर मतलब कल हम गेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो महिला कह रही है इन लोगों से, विजिटर लोग से, जब वो लड़का लोग चल गया, इनकाउंटर होने के बाद, डांट डपट होने के बाद आपस में लोग लड़ गया, महिला और लड़का लोग, तो ये विजिटर दूसरे विजिटर पूछ रहे कि उस दिन क्या हुआ था और आपका अंतिम शब्द क्या था, आप क्या उन लोगों को जवाब दी। तो बोली कि मैं यही जवाब दी कि तुम लोग का हाथ में पक्षी है, मैं इतना ही जानता हूँ, और यह जो वर्ड मैंने बोला था या उन लोग ने जो हमसे पूछा था, वह जो वाक्य है केवल संभावना है जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं। यही क्लियर, यही ना हुआ कहानी में। आगे बढ़ते हैं। और वन डेट ड्रॉप्स द लैच, वर्ड लैच का मीनिंग लिख लीजिए। लैच मतलब दिया है, देखिए तो LAPCH, लैच नहीं जी, तो लिखवा देते हैं। फैस्टनिंग फॉर अ डॉग लिख लो, FASTEN, पेज नंबर 64 में दिया हुआ है आपका इंग्लिश में, फैस्टनिंग फॉर अ डॉग। लैच का मतलब यहाँ तो नहीं है, किसी के पुराने घर में होता था दरवाजा, तो दरवाजा बंद करने के लिए सिकड़ी होता है, मालूम है, लोहा का जो लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं लैच। मतलब क्या होता है, लिख लो, सांकल, लोहा का होता है या धातु का बनाता है सांकल, या हम लोग की तरफ लोकल में सिकड़ी लोग बोलता है, सिकड़ी दरवाजा बंद करने के लिए। इधर क्या बोलते हैं आप लोग, सिकड़ी, सिकड़ी ना, ठीक, सांकल। सिंपल में चैन समझ लेंगे, लोहा का चैन दरवाजा बंद करने के लिए। तो वही कह रहा है कि द बर्ड इज इन योर हैंड्स, अ सेंटेंस दैट गेस्टर्स टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी, यह जो वाक्य है केवल एक संभावना की तरफ अनुमान लगा सकते हैं, और या वन दैट ड्रॉप्स द लैच, या एक ऐसी स्थिति है कि वो क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है, लैच सिकड़ी जब बंद है गिर चुका है, यानी इसका कोई जवाब नहीं है। यही ना, सिकड़ी गिरने का मतलब क्या है कि दरवाजा खुला है, इसका मतलब है कि वहां पे एक सेंटेंस दे रहा है फ्रेज टाइप का, वन दैट ड्रॉप्स द लैच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या होता है, हम बार बार तीसरा बार मीनिंग आ गया आप लोग का जब से पढ़ा रहे हैं। परहैप्स का मतलब या तो नहीं करती होंगे आप लोग, नहीं ना, बताइए परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद, हाँ, हिंट देने पर कैसे बता रही हो, शायद। शायद का मतलब और मीनिंग लिखवाया था, सेल्डम, सेल्डम एक कहावत है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, है ना कि जो जितना भोगता है उतना काटता नहीं है, जो जितना गरजता है उतना बरसता नहीं है। तो इसका मुहावरा लिख दो, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अ बार्किंग डॉग, ये मुहावरा टाइप, इसको नोट कर लो कहीं रफ में, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी जो जितना कुत्ता भोगता है वो शायद ही उतना काटता है, सेल्डम बाइट्स, ये मुहावरा टाइप का है, बहुत पुराना मुहावरा है, या जो जितना गरजता है उतना बरसता नहीं, इसका ये सेंस होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, आगे बढ़ते हैं, लिख लिए आप लोग, संज्ञा लिख ली, ठीक। Perhaps शायद what the children heard was, शायद वो महिला करी कि शायद वो बच्चों ने सुना, जो जवान बच्चे लोग घुस गए थे, वो बच्चों ने, लड़कों ने सुना, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, वो लोग क्या सुना और मैं क्या जवाब दी, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, यह मेरी समस्या नहीं है।
कि हमने उन लोगों को कहा कि बस मैं यही इतना जानते हैं कि तुम लोग के हाथ में एक चिड़िया है, वो जीवित है या मृत है उसका हमें कोई पता नहीं है। और इस मेरे जवाब से उन बच्चों लोग को क्या पता चला क्या नहीं चला, इससे हमको कोई समस्या नहीं है। इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, यह मेरी समस्या नहीं है। आई एम ओल्ड, अब वो अपना बता रही है महिला, किन लोगों को, बच्चे लोग चले गए, यंग पीपल जाने के बाद जो विजिटर्स आए हैं, दूसरा विजिटर से सेकंड नंबर विजिटर्स है ना, ये लोग को महिला बता रही है कि नंबर 1 पे चूंकि मैं एक स्त्री हूं, आई एम अ फीमेल, आई एम अ फीमेल। सेकंड, आई एम अ ओल्ड मैन, मैं स्त्री महिला हूं प्लस मैं एक बूढ़ी महिला हूं, एजेड हूं, वृद्ध हूं। और सेकेंडली थर्ड, ब्लैक, आई एम अ ब्लैक वुमन ऑफ अमेरिकन कंट्री, है ना, मैं अमेरिका आवासी का एक अश्वेत नारी हूं या अश्वेत नागरिक हूं वहां का। सेकंड, आई एम ब्लाइंड, मैं अंधी हूं। व्हाट विजडम आई हैव नाउ इज नोइंग आई कैन नॉट हेल्प यू, कर एक मेरे पास जो भी बुद्धि है मैं जानता हूं कि इस बुद्धि से मैं तुझे मदद नहीं कर सकती, या मेरे बुद्धि से मेरी समझ से तुम लोग का कुछ मदद नहीं हो सकता। व्हाट विजडम, विजडम मतलब क्या, बुद्धि, ज्ञान। आई हैव यानी मेरे पास जो है, नाउ इज इन नोइंग आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे अपनी बुद्धि से तुम लोग को मदद नहीं कर सकता। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, और भविष्य का भाषा का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है, यानी कि युवा पीढ़ियों के हाथ में। इनडायरेक्टली किया जा रहा है कि द फ्यूचर ऑफ द लैंग्वेज इन योर्स, दैट मीन्स आप लोग के हाथ में है। क्लियर। तो यहाँ पर फ्यूचर लैंग्वेज किसको कहा गया था, पिछला में लास्ट लाइन दिया था, लैंग्वेज बोला गया था उस चिड़िया को। तो वही कह रहा है कि इस चूंकि मैं स्त्री हूँ, बूढ़ी स्त्री हूँ, ब्लैक हूँ, अश्वेत हूँ और अंधी महिला हूँ, लेकिन उसका जो तुम जवाब दे रहे हो उसका जवाब मैंने यही दिया था कि इसका जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में, डेट मीन्स द फ्यूचर ऑफ दैट बर्ड इज इन योर हैंड, मतलब अपने हाथ में चिड़िया को पकड़ो और तुम उसको मोड़ दो या जिंदा उड़ा दो, उसको आजाद कर दो, तुम्हारे हाथ में। डेट मीन्स लैंग्वेज इसको संकेत कर रहा है कि द लैंग्वेज, दैट मीन्स द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इन योर हैंड्स। हम लोग अपने भाषा के प्रति कितना प्रेम रखते हैं या अपना भाषा के प्रति कितने जागरूक हैं, दूसरों को सिखाते हैं या सीखते हैं, वो एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम लाइन दिया है द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इन योर्स, यानी आपके हाथ में है, आप किस तरह भाषा को लेती हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। खत्म। तो पैराग्राफ 1 समझ में आ गया। और कोई मीनिंग छूटा पैराग्राफ 1 में तो बताइए, नहीं छूटा तो आगे बढ़ेंगे, समय बहुत कम है। लिखा है पेज नंबर 62 का पैराग्राफ नंबर 2, दे स्टैंड देयर, वे लोग वहीं खड़े थे। वे लोग कहाँ थे, वहीं खड़े थे। दे स्टैंड देयर सपोज नथिंग वाज इन देयर हैंड्स, वो लोग ऐसे वहां खड़े थे उस अंधी महिला के बगल में जैसे लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। सपोज करना मतलब मानो, सपोज मतलब मानना, मैथ बनाते हैं ना, सपोज दैट दिस इज गिवन दैट इज गिवन, सपोज दैट नथिंग वाज इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में कुछ नहीं था, ऐसा एक्टिंग कर रहे थे जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं था। सपोज द visit was only a ruse, a trick to get to be spoken and to taken seriously as they had not been before। लिखिए ruse मतलब RUSE, मीनिंग लिख लीजिए। रिज धोखा, रिज मतलब धोखा, ट्रिक मतलब भी वही होता है चाल चलना, ट्रिक, धोखा, रिज दोनों का मतलब वही होता है चाल चलना। रिज का दूसरा मीनिंग लिख लीजिए वहां पर, ट्रिक, TRIC, ट्रिक, चाल चलना, धोखा देना या छल करना किसी के साथ। तो वे वहां खड़े थे और मान लो उनके हाथ में कुछ नहीं था। सपोज द विजिट वॉज ओनली अ ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, और उन लोग को इस महिला के घर में आना यह एक योजना था या एक धोखाबाजी था कि चलो उनसे किसी भी तरह हमारा बात हो जाए। डेट मीन्स एक बहाना था कि मेरे हाथ में चिड़िया है, माता जी बताइए जीवित है कि नहीं, यानी कि उनसे मिलने का एक बहाना था उन जवान व्यक्तियों का, यानी कि एक रियूज था, एक चाल था, एक धोखा था, एक ट्रिक था। टू बी स्पोकन एंड टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर, और वो लोग इतने सीरियस एक्टिंग कर रहे थे जैसे वो लोग पहले नहीं होंगे कभी अपने जीवन में सीरियस, गंभीर। सीरियस मतलब क्या होता है, गंभीर। तो कहा कि टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर, जैसे पहले वो नहीं थे। अ चांस टू इंटरप्ट टू वायलेट द अडल्ट वर्ल्ड, इट्स मियास्मा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम, मीनिंग लिख लीजिए इंटरप्ट, इंटरप्ट, INTERRUPT, interrupt means
हस्तक्षेप करना, कोई काम कर रहा है उसको जाकर हम लोग क्या कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए, हस्तक्षेप करना। पर्यायवाची शब्द में डिस्टर्ब भी लिख सकते हैं। इंटरप्ट मीन्स, यहां मैं लिख लेता हूं, INTERRUPT। इंटरप्ट का दूसरा मीनिंग अगर लेंगे पर्यायवाची में तो हो सकता है डिस्टर्ब करना, DISTRUB, डिस्टर्ब। एक और मीनिंग होता है इंटरफियर करना, इंटरफियर। सॉरी, FERE होता है, FERE, इंटरफियर मतलब हस्तक्षेप करना। कोई काम कर रहा है उसमें जाके हम टांग लगा दें, तो उसी के लिए है इंटरप्ट करना। तो दैट मीन्स हमको यहाँ तक पता चला, महिला कह रही है कि हो सकता है वो लोग प्लान बना के आए थे और हमसे मिलने का वो क्या था, एक बहाना था, और वो लोग हमको खास करके जानबूझकर डिस्टर्ब करने आए थे, हमको इंटरप्ट करने आए थे। अ चांस टू इंटरप्ट, उन लोगों को हमें डिस्टर्ब करने का या हमारे अंदर समस्या क्रिएट करने का उनका एक अच्छा मौका मिल गया था, एक चांस था। अ चांस टू इंटरप्ट, टू वायलेट द अडल्ट वर्ल्ड, और वयस्क लोगों को डिस्टर्ब करना, है ना। अडल्ट मतलब क्या होता है, वयस्क। इट्स मियास्मा, लिख लीजिए, मैंने बहुत अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, MIA, डस्टर कहाँ गया, MIASMA, मियास्मा। क्या होता है मियास्मा मीन्स, कुछ आइडिया है? अनहेल्दी इन्वायरमेंट। लिखा देता है हिंदी में भी आपको, दूसरी, हाँ ठीक है, दिया हुआ इसमें क्या लिखा है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट और इन्फ्लुएंस, लिखिए मियास्मा, MIASMA, मियास्मा। वही है, एन अनप्लीजेंट या और अनहेल्दी स्मेल और वेपर, ठीक है। यानी प्रदूषित चीज को बोला जाता है जो अस्वस्थता हो, यानी कि दूषित चीज, दूषित करना। सिंपल में लिख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंस आएगा दूषित करना, डिस्टर्ब करना किसी को, वहाँ के एनवायरमेंट को खराब करना। गया झूठिया गाँव का बहस महिला के साथ, तो वहाँ का शांति को भी लोग क्या किया, भंग किया। तो उन लोग को चांस मिल गया इनको डिस्टर्ब करने का। दूसरा, वायलेट करने का, द अडल्ट वर्ल्ड, और बड़े लोग को, बुजुर्ग लोग को इज्जत नहीं करना, उनके शत्रु में जवानी लगाना, ये सब है ना, वायलेट करना। लिख लो, वायलेट मीन्स क्या होता है, उल्लंघन करना। वायलेट मीन्स एक मीनिंग दिया है ना, देखिए वहाँ बुक में, वायलेट उल्लंघन करना, कोई भी नियम कानून को तोड़ना, वायलेशन होता है ना, वायलेशन ऑफ द रूल। देखिए VIOLAT, वायलेट मीन्स उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। टू ब्रेक अ रूल, सिंपल में समझना है तो लिख देंगे टू ब्रेक अ रूल, एक कानून के विरुद्ध जाना या कानून को न मानना को ही वायलेट कहते हैं, वायलेट। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझें कि दे स्टैंड देयर, वे लोग वहीं खड़े थे, मानो, सपोज नथिंग वाज इन देयर हैंड, मानो जैसा उनके हाथ में कुछ नहीं था। सपोज द विजिट वाज ओनली अ यूज अ ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, और उन लोग का एक जस्ट चालबाज था या छल था या धोखा था हमसे बात करने का। एंड टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर, और ऐसे वो लोग सीरियस थे हमसे बात करते वक्त जैसे लोग पहले शायद नहीं होंगे।
अ चांस टू इंटरप्ट, उन लोगों को एक मौका मिलेगा हमको डिस्टर्ब करने का, हमें इंटरप्ट करने का। और दूसरा टू वायलेट द अडल्ट वर्ल्ड, यानी कि वयस्क लोग को इज्जत ना देना, सम्मान न देना, मुंह जवानी करना, लड़ाई करना, है ना। इट्स मियाज्मा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम, और इसका ये क्या है, एक दूषित करना का प्रभाव है। लोग क्या किया, आकर वहां का माहौल को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, दूषित कर दिया। मियाज्मा मतलब क्या होना, डिस्टर्ब करना, लिखा अनहेल्दी कंडीशन बना दिया, यानी कि अस्वस्थ स्थिति वहां बन गई थी ना, दोनों के बीच में क्या हुआ था, झड़प हो गया था। तो इसलिए वहां एक वर्ड किया गया है मियाज्मा। डिस्कोर्स का मतलब लिख लीजिए, डिस्कोर्स, DISCOURAC, डिस्कोर्स। लिखिए, गंभीर चर्चा करना, किसी विषय पर गंभीर चर्चा करना, या सिंपल में लिख सकते हैं अ लॉन्ग डिस्कशन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग डिस्कशन, या अ लॉन्ग उसका डिस्क्रिप्शन लिखना, कोई भी चीज का एकदम लंबा में ब्यौरा देना या विवरण लिखना, उसी के लिए वर्ड है डिस्कोर्स। क्या है, डिस्कोर्स, यानी डिटेल में कोई भी चीज को बतलाना या लिखना या कहना, उसी को बोला जाता है डिस्कोर्स। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, मीनिंग लॉन्ग डिस्कशन, सिंपल में लिख सकते हैं। डिस्कोर्स करना मतलब विवरण, व्याख्या करना उसका, डिस्कोर्स। कोई भी चीज को लिख देंगे ए लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन। और यही कांड हुआ था वहां महिला के साथ, वो लोग लंबा बहस किया और एकदम एकदम सीरियस था, इसी को बोलते हैं डिस्कशन। ठीक है, बहस करना सिंपल हो जाएगा, बिना मतलब का लोग बहस कर रहा था कि कोई उसका सेंस नहीं था। तो ये पैराग्राफ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। वो लोग क्या जवाब देता है, यू ओल्ड वुमेन, आप बूढ़ी महिला, या वो लोग बोल रहे हैं विजिटर्स, यू ओल्ड वुमेन, आप महिला जो है, बूढ़ी महिला, ब्लेसेड विथ ब्लाइंडनेस, आपको ईश्वर ने अंधा बनाया है। यू आर ब्लेसेड विथ ब्लाइंडनेस, यह गॉड का एक कमी नहीं बोलेंगे, ये गॉड के द्वारा दिया गया एक अलग होता है। इसको लिखा है ब्लेसेड, तो ये लिखने का तरीका है अपना, जो राइटर है, जो भी इस किताब को लिखा है, ब्लेसेड विथ ब्लाइंडनेस, है ना, ब्लेसेड विथ ब्लाइंडनेस। जबकि एक्चुअली हम लोग समाज में अंधा को या लंगड़ा को, जो कुछ भी हो, हैंडीकैप पर्सन को, हम लोग सोचते हैं कि भगवान इसको गलती से कर दिया या इसको श्राप दे दिया तब इसका अंधा हो गया, लेकिन एक्चुअली वो भगवान के द्वारा आशीष होता है। ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। तो जो भी, इसलिए उनका नाम रखा गया दिव्या, कल बताया था ना, दिव्या, उसको ईश्वर का अंग माना जाता है। दिव्या मतलब होता है ईश्वर, दिव्य मतलब ईश्वर प्लस अंग, ठीक है। ईश्वर का ये लोग भाग हैं, ईश्वर का ये लोग भी संतान है, जो बचपन से ही अंधे हैं या कान का बहरा है, जो कुछ भी इनमें विकलांगता है, लेकिन उन लोग को क्या सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया गया है, नहीं कहा गया कि कर्स्ड विद ब्लाइंडनेस, यानी कि श्राप होने के चलते या गलती के चलते लोग अंधा जन्म लिया, बल्कि उन लोगों को पॉजिटिव दिखाया गया है कि नहीं, वो लोग भी भगवान का क्या है, अंग है। तुम लोग धन्य हो कि तुम लोग क्या हो, ब्लाइंडनेस हो, है ना। आगे, कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन। अब जो विजिटर्स आए हैं, यानी कि लड़का लोग चल जाने के बाद कह रहा है ये लोग कि हे बूढ़ी महिला या हे बूढ़ी स्त्री, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप अंधी हैं, ब्लेसेड विथ ब्लाइंडनेस, कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन। करें क्या, आप वह भाषा हमें दे सकती हैं, वह भाषा बता सकती हैं जो एक्चुअली एक भाषा का होना चाहिए। खत्म, समझ आ गया। थोड़ा घुमा के दिया है, क्या लिखा है, कैन स्पीक द लैंग्वेज, क्या आप वह भाषा बोल सकती हैं जो कि दैट टेल्स व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, कि एक भाषा को क्या होना चाहिए या यह भाषा क्या हो सकता है। क्लियर। हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, कि आपके पास वैसी भाषा है
कि आप इस पूरी दुनिया को नहीं देख रही हैं, आपके आंखों में अंधेरा है, आपकी जिंदगी में अंधेरा है, लेकिन आपके पास ऐसा ईश्वर ने ज्ञान दिया कि आप बिना पिक्चर देखे ही, यानी बिना हमें देखे ही आप हमारी आवाजों का, हमारे क्वेश्चन का भी उत्तर दे सकती है। बात तो सही है। एक अंधा व्यक्ति अनुमान या ईश्वर के द्वारा दिया गया उसके अंदर जो भी गुण हो, प्राकृतिक गुण हो, वो लोग बिना पिक्चर देखे ही आपको बता सकता है। जैसे कल जिक्र हुआ था परसों, क्या कौन सा स्क्रिप्ट का, कौन सा लिपि होता है उन लोगों के लिए, ब्रेन लिपि। तो ब्रेन लिपि भी एक ऐसा माध्यम जिससे उन लोगों को शिक्षा दी जाती है, एजुकेटेड किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पिक्चर के माध्यम से वो लोग भले पिक्चर नहीं देखते लेकिन गेस और अपने स्किल से वो लोग अपना भाषा का प्रयोग करता है। हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सैक्रिनेस ऑफ थिंग विथ नो नेम्स, लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन। चलिए लिखे थे, मैंने दिया है स्कैरीनेस, स्कैरीनेस, स्कैरीनेस। लिख लीजिए, इसका हिंदी लिख लीजिए, लिखा देता हूँ। स्कैरी का नाम सुनिए, बहुत स्कैरी है। फिल्म जब भूतहा फिल्म देखते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं, बहुत डरावना चीज़ है स्कैरीनेस। तो यहाँ पर जो सेंस होगा इसका हम लिखा देते हैं, इंग्लिश मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। स्कैरीनेस का मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग स्कैरी, यानी डर जाना या भयभीत हो जाने की स्थिति को बोलते हैं स्कैरीनेस। लिखेंगे द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग स्कैरी, डर जाने की स्थिति को। जैसे मान लो हम खड़े हैं, कोई दरवाजा के पीछे करके हुआ, तो जैसे वो स्थिति होता है उसी को बोलते हैं क्या, स्कैरी। क्या बोलते हैं, स्कैरी। उस स्थिति को प्रयोग किया है स्कैरीनेस। ये डरावना बोल सकते हैं, सिंपल में क्या बोल सकते हैं इसको, डरावना। जो भी चीज़ क्या हो डरावना उसको बोल सकते हैं, स्कैरी चीज़ है ये, वो डरावना चीज़ है। जैसे पीएम मॉल में गए थे तो वहाँ पे हॉन्टेड हाउस, जो 5वां तला पे चढ़ोगे पीएम मॉल में तो वहाँ पे हॉन्टेड हाउस है, उसमें घुसोगे अंदर तो कंकाल गिरेगा मुंह पर, सांप गिरेगा और पूरा म्यूजिक बजेगा फिल्म में, एकदम डर के मारे, एकदम जिसका हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर नहीं कमजोर दिल वाला है तो उसमें नहीं जाना। स्कैरी हाउस, हॉन्टेड हाउस, उसका नाम है भूत बंगला, नाम ही रखा है भूत बंगला। 5th फ्लोर पे पीएम मॉल पटना में जाओगी, कुर्जी मोड़ के बगल में है। अभी गए थे हम एग्जाम देने तो वहाँ था। उसके पहले हम कलकत्ता वाला में गए हुए, कलकत्ता मॉल में था, वहाँ लगभग 500 कुछ टिकट लगा था। अभी तो महंगा हो गया ना, 2-4 साल पहले का हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन यही कि जो दिल डिक्की जो नहीं हो, डिक्की मतलब पढ़ा है ना जी, DSC के, हाँ, वीक हार्टेड नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हार्टेड होना चाहिए, वो लोग अंदर जा सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या था कि हे बूढ़ी महिला, तुम अंधे हो और कैन स्पीक द लैंग्वेज, तुम वो भाषा बोल सकती हो जो भाषा बोलना चाहिए, जो भाषा हो सकता है। कि किस तरह बिना देखे पिक्चर से हम भाषा बोल सकते हैं, बिना पिक्चर देखे हम लोग भाषा क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ था, और भाषा ही एक ऐसा चीज है जो हमें स्कैरीनेस चीजों से, डरावनी चीजों से हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। लैंग्वेज अलोन, भाषा ही एक ऐसा अकेला चीज है जो हमें सुरक्षा दे सकता है। किस चीजों से, स्कैरीनेस चीजों से। विथ नो मैन, विथ नो नेम्स, उसका कोई नाम नहीं है। कोई भी भाषा हो सकता है, इंग्लिश हो, हिंदी हो। लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन, और भाषा एक क्या है, एक ध्यान लगाने वाली चीज है, मेडिटेशन है ना। मेडिटेशन मतलब क्या होता है, हाँ, ध्यान लगाना। तो लैंग्वेज एक नया हम लोग को ज्ञान दिया जा रहा है कि लैंग्वेज एक मेडिटेशन होता है। जो जितना मेडिटेट करेगा, इस पे फोकस करेगा, वो उतना सीखेगा दिन प्रतिदिन, है ना। लैंग्वेज मेडिटेशन है इस कहानी के अनुसार, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना। तो इस पैराग्राफ से ये समझ में आया कि लोग महिला से पूछ रहे हैं कि आप तो अंधी हैं लेकिन आप कैसे बिना पिक्चर देखे, आपके पास इतना नॉलेज है, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या हमको वही भाषा सिखा सकती हैं जो भाषा होना चाहिए या जो भाषा हो सकता है।
तो भाषा ही एक ऐसी चीज है जो हमें स्कैरीनेस थिंगों से, वैसे डरावने चीजों से या वैसे माहौल से हमें बचा सकती है। क्योंकि ये महिला जो ये लड़का लोग आया था, उनके साथ बहस किया, लड़ाई किया, तो उनका एक ही शब्द निकला कि आई डोंट नो एनीथिंग बट आई नो वन थिंग दैट द बर्ड इज इन योर हैंड। और उनका जो जो वॉइस था वो सॉफ्ट भी था और स्टर्ड भी था, कठोर भी था, यानी कि उसको बच्चों की इज्जत से भी पेश आई और उनको डांटी, इसलिए लोग कहना कि कठोर भी थी महिला। दैट मीन्स लैंग्वेज ऐसा चीज है कि हमारे आसपास जो समस्या क्रिएट हो रही है उसको भी वो लोग क्या कर सकता है, हटा सकता है भाषा के माध्यम से, है ना। जैसे मान लीजिए हम आ रहे हैं, लिली भौंक रही है, तो लिली को क्या करेंगे, डरेंगे तो और डर जाएंगे। अगर उसको जोर से एक बार डांट देंगे, एक बार डांटा उठाएंगे तो जानेंगे कि ये मारा था हमारा, दूसरा दिन से भौंकेगी नहीं, है ना। दैट मीन्स उसी तरह जिंदगी में अगर हमारे पास भाषा है, नॉलेज है, तो कोई हमें समाज में दबा नहीं सकता है। अगर नॉलेज है तो कोई हमें मूर्ख नहीं बना सकता, कोई हमारे साथ धोखाबाजी नहीं कर सकता। लेकिन आज के युग में इतना धोखाबाजी ऑनलाइन चल गया है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक था लड़का, उसको जिस फ्लिपकार्ट है ना, कैसे सस्ता ऑफर देता है कभी, तो लोग बहुत चलबाज होता है, उसमें आया वो लड़का सोचे कि अरे आईफोन 20,000 30,000 में मिल रहा है, जबकि 1 लाख का 1.5 लाख का होता है ना मॉडल। तो वो लड़का ऑर्डर कर दिया, वहां से फोन आया, हाँ सर हम आर्मी में रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वहां से अपना आधार कार्ड दे दिया, कैंटीन से बोल रहे हैं गया से, और वो लड़का को ऐसा दिमाग फेर दिया कि 24-25 हजार रुपये लूट लिया। और लड़का का हम लोग माना करते जा रहे हैं, डालते जा रहे खाता उसके जगह पे, और उस समय वो जाके बाजारों में इंतजार कराया, पर 24 घंटा के अंदर आपका कुरियर आ जाएगा। और उस समय देखिए भगवान का भी, हम भी गए थे साथ में, वो लड़का का जो बोल रहा था आर्मी लेकर आएगा, उसी समय को बुलेट से आर्मी वो लोग पार किया हम लोग को, पता नहीं वो कैसे हुआ। और टोटल कितना वो लोग साइबर क्राइम के, इसको बोलते हैं साइबर क्राइम, 24,000 रुपया। मोबाइल कितना का था, 20,000। रिजल्ट का हुआ ना, मोबाइल मिला ना ही 24 रुपया कभी जिंदगी में आया, जबकि FIR भी हम लोग थाना में किए थे, है ना। तो ये सब घटना से बच के रहना, यही है दुनिया में। अगर हमें भाषा नहीं मालूम है, अगर हमें नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन साइट क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करना है, तो बहुत चलबाजी साइट चल रही है। बता दिए घटना, ये घटना कोई और नहीं, मेरा भाई है, टीचर है, अभी दरभंगा में पढ़ाता है, उससे 24,000 रुपया कोरोना काल में उठा लिया था। हम मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी उसको दिमाग एकदम घुमा दिया था, किसी के बातें नहीं, हमसे 5,000 ले लिया। हम भी सोचे कि चलो फंस गया तो 20,000 आएगा लौट के। फिर अपने दोस्त रांची से ले लिया, उससे लेके फोन पे कर दिया। अब फिर थाना में तक आपका गलती है, हम लोग क्या करें। आप लोग को समझ में नहीं आया, ऑनलाइन आप लोग यूज करते हैं, आप लोग समझिए। जबकि थाना को इसका सीरियस लेना चाहिए था। ह्यूज अमाउंट था, 24,000 पैसा था, 1 रुपया भी नहीं मिला, ना पता चला कि किसके खाता में गया। तो ऐसी घटनाओं से बचना, आजकल सोशल मीडिया है, साइबर क्राइम चल रहा है। आगे बढ़ें, पैराग्राफ नंबर 4। टेल अस व्हाट इट इज टू बी अ वुमन so that we may know what it is to be a man। समझिए, वो लोग पूछ रहे हैं कि टेल अस व्हाट इट इज टू बी अ वुमन so that we may know what it is to be a man। कह रहा है कि एक स्त्री होना क्या है और एक पुरुष होना क्या है। स्त्री के लिए भाषा का क्या प्रयोग है और महिला के लिए क्या प्रयोग है, हम इसका बता देते हैं। हमें बताओ कि औरत होना क्या होता है, ताकि हम जान सके कि आदमी होना क्या है। कौन पूछ रहा है, विजिटर्स लोग पूछ रहे थे। बच्चे लोग लड़ाई करके चल गए, जवान व्यक्ति, युवा व्यक्ति, तो ये नया जो उसके आसपास पड़ोस के जो भी होंगे, वो लोग पूछ रहे उस महिला से कि टेल अस व्हाट इट इज टू बी अ वुमन, कि एक स्त्री होना क्या है ना, ताकि हम भी जान सके कि एक पुरुष होना क्या है। क्लियर अदिति, अरे समझ में कि पूछ रहा है लोग कि टेल अस व्हाट इट इज टू बी अ वुमन, एक स्त्री होना क्या है, ताकि हम भी जान सके, हम लोग भी जान सके, वी मे नो दैट इट इज व्हाट इज इट इज बी अ मैन, कि एक आदमी होना क्या है। आगे, व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, लिखो मीनिंग मार्जिन का। ऐसे तो मार्जिन हम छोड़ते हैं पेज में, मार्जिन छोड़ते हैं ना साइड में जी, स्केल से। एक्चुअली मार्जिन मीनिंग इन इंग्लिश क्या होता है, मार्जिन का मतलब अंतर। व्हाट इज द मार्जिन, अंतर क्या है महिला और पुरुष होने में। डिफरेंस लिख दो स्पेलिंग, मार्जिन मीन्स डिफरेंस, MARGIN। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, महिला और स्त्री में, सॉरी पुरुष और महिला में क्या अंतर है, डिफरेंस। ठीक है, व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, क्या अंतर होता है एक महिला होना और एक पुरुष होना। व्हाट इज इट टू हैव नो होम इन द प्लेस, कह रहा है कि इस जीवन में हमारा घर होना नहीं होना उसका क्या मतलब है। चूंकि वो महिला
गांव से बहुत दूर रहती थी, डेट मीन्स वो महिला गरीब होगी, है ना जी। और इतना गरीब थी कि उसको लोग जान से सताने के लिए आते थे। उसके जो लाचारपन था, ब्लाइंडनेस था, उसको लोग मजबूरी समझते थे कि महिला मजबूर है, इसको कुछ तंग भी करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो वही कह रहा है कि किसी का घर ना होना क्या बात है। व्हाट इज टू हैव नो होम इन द प्लेस, किसी का घर ना हो, जगह ना हो। टू बी सेट अड्रिफ्ट फ्रॉम द वन यू नो, और किसी को आप जानते हैं उनसे अलग रहना। अड्रिफ्ट मतलब ये दो लिखिए मैंने, ए डी आर आई एफ टी, अड्रिफ्ट, ए डी आर आई एफ टी, अड्रिफ्ट। मुक्त रूप से रहना, किसी से अलग रहना। अड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? अलग रहना, अड्रिफ्ट। मुक्त रहना, आजाद रहना, अड्रिफ्ट। क्योंकि वो महिला शहर से बहुत दूर सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। तो कह रहा है कि किसी का घर ना होना, नॉट ए होम इन प्लेस, यानी जगह में किसी का अपना स्थान ना होना। दूसरा, लिव अलोन, सॉरी लिव अलोन लिख सकते हैं, अकेले रहना, इसी को बोल सकते हैं अड्रिफ्ट। क्या होता है? अड्रिफ्ट, अलग रहना। तो वही कह रहा है कि व्हाट इट इज टू हैव नो होम इन द प्लेस, किसी का घर ना होना, एंड टू बी सेट अड्रिफ्ट फ्रॉम द वन यू नो, जिसको आप जानते हैं उनसे अलग रहना, जिसको आप जानते हैं उसको अलग रहना, अड्रिफ्ट। व्हाट इज इट इज टू लिव एट द एज ऑफ टाउन्स दैट कैन नॉट बियर योर कंपनी, और इस आप क्यों आप शहर से किनारे रहते हैं। एज मतलब क्या होता है जी? किनारा, लिख दो, ई डी जी ई। एज मतलब किनारा। और एक और मीनिंग है किनारा के लिए, तो बैंक, बैंक मतलब भी किनारा होता है, लेकिन ये प्रयोग कहाँ होता है? नदी का किनारा। हाँ, वेरी गुड। बैंक, द बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा। द बैंक ऑफ पाइन, द बैंक ऑफ नाला, है ना, उसको बोल सकते हैं समझने के लिए, नदी के किनारा। या कोर बोलते हैं एज, जैसे मान लो ये जो है, ये जो कॉर्नर बना है, तो ये जो बिल्डिंग का जो दीवार है, इसका जो एज है, किनारा, इसको भी बोल सकते हैं किनारा। कोर बोलते हैं ना, छत का कोर, जो भी हो, मान लीजिए स्क्वायर है, तो इसका जो एक पार्ट है, ये सब क्या है? एज है, इसका क्या है? किनारा। अरे समझ में, इसी को बोलते हैं एज। आगे बढ़ेंगे, तो वही कह रहे कि आपको समाज से, यानी शहर से अलग रहना, किनारे रहना, कितना ये अच्छा संगत है। कैन नॉट बियर योर कंपनी, आपका अच्छा संगत नहीं है, कोई नहीं रह सकता है ऐसा संगत में रहना, अकेला रहना, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रहना। चूंकि आप लाचार भी हैं, महिला हैं, अंधी हैं, आप कुछ देख भी नहीं सकती, कैसे आप यहाँ रहती है? कौन पूछ रहा है? विजिटर्स लोग, वहाँ पे जो लोग गए हैं, कि आपका घर भी नहीं है, यू हैव नॉट अ होम इन प्लेस। दूसरा, लिविंग अलोन, दैट मीन्स अड्रिफ्ट फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से अलग है। तीसरा, शहर से बहुत दूर है, किनारे आप रहती हैं, आप कैसे इस संगत को आप सहती हैं? हाउ कैन नॉट बियर योर कंपनी, ठीक है। व्हाट इज टू लिव एट द एज ऑफ टाउन एंड दैट कैन नॉट बियर योर कंपनी, और आपसे लोग संगत में नहीं रहना चाहते, क्यों आप अलग रहना चाहती हैं, ठीक है। तो इसमें महिला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि हे महिला, हमें यह बताइए कि एक महिला होना क्या है और एक पुरुष होना क्या है ना। व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या बताएं अभी? अलग, अंतर। ये दोनों में अंतर क्या है? एक महिला होना क्या है, पुरुष होना क्या है। व्हाट इट इज टू हैव नो होम इन द प्लेस, किसी का इस धरती पर या इस क्या बोलते हैं, इस संसार में घर ना होना क्या चीज है? किसी से जिसको आप जानते हैं, आपका प्रिय लोग होंगे, उस शहर में रहते हैं, उससे बेटा बेटी होगा, आपका वंशज लोग होंगे, आपका पीढ़ी होगा, उन लोग से आप क्यों अलग रहती हैं? ये अलग रहना क्या चीज़ है, जानना चाहता है लोग। व्हाट इज टू लिव एट द एज ऑफ टाउन, क्यों आप शहर के किनारे बाहर रहते हैं, दूर क्षेत्रों में रहते हैं। दैट कैन नॉट बियर अ कंपनी, क्यों वो लोग आपके साथ कंपनी संगत में रहना नहीं चाहते हैं। क्लियर? आगे, tell us about ships turned away from the shorelines at Easter, Planceta in a field। कह रहा है, जगह का नाम दिया है, इसको मिटा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए, शिप्स मतलब क्या होता है जी?
SHIP शिप, ये तो मालूम होगा ना शिप। हाँ नाव, पानी वाला जहाज को बोलते हैं ना जहाज, नौका जिसको बोलते हैं। तो टेल अस अबाउट शिप्स टर्न अवे फ्रॉम शोरलाइन। शोरलाइन मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा। शोरलाइन मतलब लिलो मीनिंग, समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। डेट मीन्स समुद्र के किनारा के लिए क्या लिख सकते हैं? शोर, और नदी के किनारा के लिए बैंक, है ना। और घर गया कोई सामान के किनारा के लिए एज। तीन मीनिंग हो गया किनारा का। शोर मतलब होता है किनारा, शोर लाइन्स। या इसको शुद्ध भगवान में कहेंगे जिसको बोलते हैं तट रेखा। क्या बोलेंगे? तट रेखाएं। लाइन से तो क्या हो जाएगा? तट रेखाएं। शुद्ध हिंदी हो गया इसका, तट रेखाएं। प्लेसेंटा एक जगह का नाम है। PLACENTA, प्लेसेंटा। ठीक है। तो ऐसा एक जहाज है जो रिटर्न आ गया था कहां से? समुद्र के किनारा से। टेल अस अबाउट शिप्स टर्न अवे फ्रॉम द शोर लाइंस एट ईस्टर, यानी पूर्वी भाग से। जहां रहती है अमेरिका में समुद्र होगा, कहीं का बीच होगा, वहां के पूर्वी भाग से एक प्लेसेंटा इन द फील्ड वो लौट कर आ गई थी। प्लेसेंटा किसको बोलते हैं जी? मालूम है? लिखो मीनिंग, PLACENT, प्लेसेंटा। एक्चुअली बायोलॉजिकल वर्ड है। प्लेसेंटा का मतलब होता है गर्भनाल। गर्भनाल, माँ जो लोग महिला बनती हैं उनका एक पार्ट का नाम है गर्भ का, जिससे शिशु को, जो बच्चा रहता है, उसको भोजन मिलता है, उसको सुरक्षा मिलता है। प्लेसेंटा, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ पर जो नाव थी लौट गई थी, जिस पर क्या जा रहा था? भोजन जा रहा था। अरे समझ में, जिस पर क्या जा रहा था? प्लेसेंटा जा रहा था, भोजन जा रहा था, और नाव लौट कर फिर अपने क्षेत्र में आ गई थी। क्लियर? एक्चुअली ये बायोलॉजी का वर्ड है प्लेसेंटा, बायोलॉजी में पढ़ना। सिंपल में जान लो, गर्भनाल, गर्भ में जो नली होता है जिससे बच्चों को भोजन और सुरक्षा मिलता है पेट के अंदर। आगे, टेल अस अबाउट अ वैगन लोड ऑफ स्लेव्स। वैगन मतलब क्या होता है? वैगन मतलब गाड़ी, लिख लो WAGN। वैगन मतलब गाड़ी है, गाड़ी, वैन। वैगन लोड ऑफ स्लेव्स कह रहा है कि उस जहाज के बारे में बताइए जो समुद्र के किनारे से तट रेखाओं से लौटकर आ गई थी, और दूसरा उस वैगन लोड के बारे में बताइए जो गुलामों से भरा हुआ था। वैगन लोड ऑफ स्लेव्स, दैट मीन्स पहले जब अंग्रेज लोग थे तो मजदूर, किसान लोगों को, गरीब लोगों को गाड़ी में लाद के, अभी भी मजदूर काम करने जाते हैं तो देखे होंगे, कुदाली जो भी अपना बनाने वाला सामान उसको लोड करके ले जाता है, कॉन्ट्रैक्टर ले जाता है ना। उस समय भी पहला कि जो जहाज थी, पानी वाले जहाज, क्यों तट रेखा से लौट के आ गई, और दूसरा जो वैगन लोड है, वैगन लोड मतलब सामान से भरा हुआ गाड़ी, लोड मतलब सामान होता है ना, वैगन लोड ऑफ स्लेव्स। लेकिन इसमें सामान नहीं था, उसमें गुलाम लोग थे, यानी कि मजदूर व्यक्ति को लेकर जा रहा था। तो वही पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट द वैगन लोड ऑफ स्लेव्स, हाउ दिस sang so softly their breath was indistinguishable from the falling snow। लिख दीजिए, मीनिंग बहुत अच्छा दिया है, indistinguishable, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत शुद्ध उच्चारण इसको सीखना है। तोड़ तोड़ के हम लिख देते हैं, इसको कैसे याद करना है? इन प्लस डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश प्लस एबल, इनडिस्टिंग्विश। इसको मिलाकर बनाएंगे तो इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब होता है अप्रभेद। शुद्ध इसका हिंदी में क्या होगा? वहाँ पे टी नहीं होगा। हाँ, कहाँ पर? इसमें टी नहीं, प्लस जोड़े हुए तीन वर्ड, इन प्रीफिक्स है, एबल सफिक्स है, और मुख्य वर्ड क्या है? डिस्टिंग्विश करना, यानी कि अलग करना। अप्रभेद, इसको जो शुद्ध बोलेंगे अप्रभेद, अप्रभेद, जिसको कोई भेद नहीं सकता है, कोई अलग नहीं कर सकता है। इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फॉलिंग स्नो,
indistinguishable from the falling snow। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए क्या क्या पहला कंडीशन है कि जो नदी सॉरी समुद्र के किनारे जो जहाजें गई थी समुद्र में क्यों लौट कर आ गई तट रेखा पर। दूसरा, जो गुलाम लोग जा रहे थे, स्लेव्स लोग, वैगन लोड था जो गाड़ी में जा रहे थे, हाउ दे sang so softly, वो लोग भले मजदूर थे, गुलाम थे, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं, सोफ्टली, बहुत अच्छा से मीठी आवाज में गाते हैं। और वो लोग कैसे सांस लेते हैं, was distinguishable from the falling snow, जबकि उस एरिया में बर्फ गिरते रहता है। क्या गिरते रहता है? बर्फ गिरते रहता है। ये लोग गाड़ी में लोड होके जाते हैं, लेकिन एकदम खुशी के साथ गाना गाते जाते हैं। और ऐसा होता भी, हम भी सुने हैं, कभी पूरा आदमी जाता है बारात रात में तो गाना गाता है, चिल्लाते जाता है, या कहीं मजदूर लोग भी जाता है तो मन लगाने के लिए बेचारा गाना गाते जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब डिजिटल आ गया है, चिप में गाना भरवा दिया है मजदूर लोग बटन वाला में, और उसमें चालू करके लोग मन साइन जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। उसी तरह इस स्थिति में कहा कि इतना बर्फ गिर रहा है अमेरिका में, स्नोफॉल हो रहा है, तब पर भी लोग एकदम खुशी से लोग लोड होकर जा रहे हैं। आगे, हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ द नियरेस्ट सोल्जर दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट। अब सुनो, बहुत बड़ी लाइन और बहुत बड़ी चीज कह रहा है। यहाँ मीनिंग पहले लिख लीजिए, हंच, HUNCH, हंच, HUNCH, हंच। काल्पनिक अनुमान करना, काल्पनिक अनुमान करना। या हंस का मतलब होता है कुबड़। कुबड़ देखा है? ऊंट का, ऊंट के ऊपर, पीठ के ऊपर निकला रहता है ना, उसको भी हंस बोलते हैं। या कुबड़ करके भी महिला लोग देखे हैं, पुरुष लोग भी होते हैं, नाटे होते हैं, थोड़ा वो निकल जाता है ऊपर, हड्डी टाइप का। लिख दो कुबड़, हंस का मतलब कुबड़ भी होता है। कुबड़, शरीर ऐसे निकला रहेगा पीठ के ऊपर, ऊंट जैसा रहता है ना, वैसा रहेगा हंस। तो हंस का मतलब ये होता है, कह रहा है कि हाउ दे न्यू, यानी कि जो गुलाम लोग इस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, लोड होकर जा रहे हैं, वो लोग कैसे जानेंगे कि हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ द नियरेस्ट सोल्जर, उन लोग के पास जो भी अनुमान लोग कैसे लगाएंगे कि हम लोग का जहां हम लोग उतरेंगे यही हम लोग का लास्ट स्टॉपेज है, फिर हम घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसका पता नहीं है। इसका जीता जगता उदाहरण है, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं, भोजपुर जिला में एक जगह है जगदीशपुर, भोजपुर जिला जिसको आरा जिला आप लोग कहते हैं ना, एक्चुअली वो भोजपुर जिला है, उसका मुख्यालय वहाँ है आरा। आरा जिला लोग इसे जानते हैं बिहार में, आरा जिला ही लिख देते हैं, आरा डिस्ट्रिक्ट। आरा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 20 या 25 किलोमीटर के दूर पे एक जगह का नाम है जगदीशपुर। क्या नाम है? जगदीशपुर। इधर भी जगदीशपुर है, लारी तरफ है ना जी। जगदीशपुर नहीं गए आप लोग ना? आप लोग नहीं जानते इधर के, ठीक है। जगदीशपुर नाम की जगह है, यहाँ से भारत के आजादी के पहले जब अंग्रेज लोग थे तो एक उनका नाम है डॉक्टर, क्या तो नाम है उनका, राम गुलाब, डॉक्टर राम गुलाब करके से कुछ सिंह करके नाम है, वो मजदूर थे। क्या थे? मजदूर थे। इनको लेकर इंडिया से जहाज से इस वैगन लोड कैसे लेके जा रहा मजदूर को, इनको गुलाम बना के इनका पूरा खानदान को उस गांव का जगदीशपुर का पूरा लेके विदेश चला गया था। और विदेश का नाम है मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। आज यही बिहारी आदमी वहां का प्रधानमंत्री है, पीएम है, समझ लो, वही मजदूर। अरे समझ में, जीवित जागता उदाहरण है। यहाँ से अंग्रेज लोग उसको पकड़ के ले गया था गाड़ी में लोड करके, जहाज से, पानी वाला जहाज से, शिप से, और वहां गया था जगह पे। और वही कह रहा है कि वो मजदूर नहीं जानते हैं कि जहां हम इस गाड़ी से उतर रहे, स्टॉप कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट स्टॉपेज है कि हम फिर घर लौटेंगे। तो ये व्यक्ति घर नहीं लौटा, लेकिन किस रूप में उभर के आया? पीएम बन गया वहाँ का। और वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज भोजपुरी है, क्योंकि भोजपुर के लोग गए थे, वहाँ पूरा सब कुछ भोजपुरी में चलता है। उस देश का नाम है मॉरिशस। गूगल में जाकर डालिएगा मॉरिशस का प्रधानमंत्री कौन है, तो सर राम गुलाम सिंह करके कुछ आएगा, यानी हम लोग जैसा कॉमन नाम है। और वहाँ भोजपुरी वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हिंदी है हमारा, वहाँ भोजपुरी चलता है। तो एक कितना अच्छा उदाहरण हम लोग को मिला ना। भले ही मजदूर गया, लेकिन आज उसका वंशज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि उस देश को कंट्रोल कर रहा है। इसका क्या प्रूफ होता है कि समय बलवान होता है। आज तुम हमको गुलाम बना रहे हो, लेकिन एक दिन हम इसी देश का मालिक बन के दिखाएंगे। कितनी अच्छी बात और खुशी की बात है हम बिहारियों के लिए कि यहाँ के जाके लोग एक देश को चला रहे हैं, है ना जी। चलिए लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। द इंडोर ओपन्स, इन मतलब क्या होता है? IN, इन मतलब मैं, और INN मतलब इन मतलब अंदर नहीं होता है, हम बता देते हैं। देखिए, इन मतलब सराय, INN, इन मतलब सराय। हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, पहले लिखिए।
INN, इन मतलब सराय। जैसे ढाबा, ढाबा का नाम सुनिए, पेट्रोल पंप के बगल में जाएंगे तो ढाबा रहता है, ये ढाबा वो ढाबा, पश्चिम चंपारण मीट ढाबा, तो ये ढाबा, तो उसी को बोला जाता है इन मतलब क्या होता है सराय, जहाँ कुछ पल रुकने के लिए होटल को बोल सकते हैं या पब को बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं स्मॉल होटल या पब, PUB, पब या होटल। एक छोटा सा ठहरने के जगह को हम क्या बोल सकते हैं, सराय। क्या बोलते हैं, अब सुनिए, ये घटना जा रही है, कौन जा रहा है, मजदूर लोग जा रहा है। कौन जा रहा है गाड़ी में लोड होकर, स्लेब्स, बैगन लोड, मजदूर लोग जा रहा है स्लेब्स। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द इनडोर ओपन्स, उस होटल का डोर, एक्चुअली शहर में पब होता है, हमारे यहाँ होटल होता है। तो पब का मतलब क्या होता है, जैसे बार डांसर लोग होते हैं बड़े बड़े होटलों में जहाँ शराब वराब बिकता है, मद्यशाला भी इसको बोलते हैं, इसका दिया हुआ है मद्यशाला, यानी कि जहाँ शराब बिकता है, उसको एक्चुअली इन कहा जाता है। ये छोटा सा होटल जहाँ गाड़ी रोकर खाना खा सके। लेकिन कह रहा है कि मैंने देखा, ये टोनी मॉर्सन कह रही है कि मैंने देखा एक होटल है, क्या है, एक ढाबा है, सराय है, वहां से कुछ लोग निकल रहे हैं, क्या है, द इनडोर ओपन्स, उस होटल का दरवाजा खुलता है, उस ढाबा का दरवाजा खुलता है, अ गर्ल एंड अ बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइफ, और इस ढाबा से एक लड़का और एक लड़की बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, उसमें से कुछ लड़के और लड़कियां क्या करती हैं, बाहर निकलते हैं उस ढाबा से। दे क्लाइम इनटू द वैगन बेड, और लोग कहाँ डायरेक्ट बैग का चढ़ते हैं, गुलाम को जहाँ गाड़ी रखा हुआ है उस गाड़ी में लोग लोड हो जाते हैं। कहाँ से, होटल से डायरेक्ट इन लोग को लोड किया जा रहा है, कहाँ, यहाँ पर। आप लोग सुने होंगे देह व्यापार या और भी बड़े बड़े शहरों में 2 नंबर का काम होता है, तो लोग क्या करता है, सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लिख लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब बेच देगा आदमी को, ये बहुत बड़ा अपराध है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। या हम लोग सुने हुए कि बच्चे को लोग अपहरण कर देना है, करता है ना जी बच्चों का अपहरण, तो उसको जो लोग सप्लाई करते हैं उसी को बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हम भी एक बार हो जाते हैं इससे, कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हो जाता है, हम बता रहे घटना, ये बताए भी लोग सुना होगा। हम लोग तमिलनाडु से क्रिसमस हॉलीडे में हावड़ा जंक्शन पर उतरे थे, हावड़ा जंक्शन, वहां पर 24 को प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा जंक्शन, और उस जमाने का अंग्रेज का टाइम पे बनाया, उसी को मरम्मत करके रखा है। और हावड़ा ब्रिज भी देखी होगी, उसमें कोई पिलर नहीं है, ऐसे झूला हुआ है। तो वहां पर भोर का इसी तरह दिसंबर का महीना था, 20 से 22 तारीख हम लोग आते थे, एकदम 22 तारीख मान लेते हैं, तो एकदम ठंडा था, कुहासा भर में गिरा रहता है। ट्रेन से हम लोग उतरे, तो हम और मेरा दोस्त एक था, हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग नया नया थे, बंगाली था, पहला बार आए थे हम लोग तमिलनाडु से, इधर बंगाल में पहली बार उतरे थे। ऐसे इधर से गए थे तो ट्रेन में डायरेक्ट चेन्नई गए थे, पटना से पकड़ के, लेकिन उधर से आए तो दूसरे रूट से हम लोग हावड़ा उतरे, फिर हावड़ा से सासाराम का हम ट्रेन पकड़े। तो क्या हुआ कि वहाँ हावड़ा जंक्शन से जब बाहर निकले तो वहाँ एक आदमी उन लोग के साथ कुछ होगा, ऐसा प्लान इन लोग का होता है, वो लोग देखा कि लोग नया चेहरा, इन लोग को भाषा समझ में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो वो एकदम 4 व्हीलर लेकर आया, और 4 व्हीलर में से ओपन रहता है ना शीशा, जो नेता लोग खड़ा होते हैं, एकदम खड़ा होकर एकदम दाढ़ी भी बढ़ाया था, चश्मा सिगरेट भी बढ़ाया था। हम लोग को बोला कि सर चलना है आप लोग, तो हम लोग नहीं, और वहाँ से हम लोग भागे, फिर दूसरा स्टेशन पर गए, तो वहाँ भी गाड़ियाँ लेके आ गए हम लोग के पीछे पीछे, बोरवा में एकदम 4 बज रहा था, मतलब समझो कि हम लोग कर ही देता ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पार्सले कर देता। फिर हम लोग एक बूढ़े आदमी थे, तो उनके साथ साथ हम लोग पीछे पीछे चल गए, डर के मारे कि हम लोग क्या कर देगा, खलास कर देगा। अब 4 व्हीलर लगे, बार बार हम लोग के पीछे जहाँ जा रहे थे वहाँ आ रहा था, ब्लैक कलर का शीशा था, और दाढ़ी या सिगरेट, जिसमें नहीं बड़े आदमी होते हैं फिल्म में, एकदम गुंडा जैसा। उस दिन कहीं भगवान हम लोग बचा दे, नहीं तो वहीं से हम लोग विदेश चले जाते, हम लोग भी PM CM बन गया था। इसलिए बच के रहना, शहर में भी जाना है तो सतर्क रहना, जहाँ भीड़ है, जहाँ पुलिस है वहाँ खड़ा रहना प्लेटफॉर्म पे, है ना। इसलिए कहीं बाहर मान लीजिए एग्जाम देने आप लोग जाते हैं तो गार्जियन के साथ रहे, अन्यथा जहाँ पुलिस रहती है उसके बगल में रहना है। या सबसे ट्रिक है CCTV कैमरा देख लेना है, कहीं भी बाहर जाइए CCTV जहाँ कैमरा है वहाँ खड़ा रहिए, जिस गाड़ी पे चढ़ रहे हैं उसका गाड़ी का नंबर अपने घर वालों को मैसेज कर दीजिए कि इस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, अरे समझ में, गाड़ी का नंबर तुरंत मैसेज कर दीजिए, ताकि पुलिस भी कभी भी ट्रैकिंग कर सकता है और हम लोग इससे बच सकते हैं ट्रैफिकिंग से, सरकार से। और ये लोग क्या करता है, बेच के किडनी उडनी करके बिजनेस करता है ना, तो ये सब बहुत बड़ा अपराध है जो गैर कानूनी है। तो वही लेखिका कह रही है कि मैंने देखा उस सराय में से लड़का लड़की निकले और डायरेक्ट बैगन बेड में चढ़ गए, यानी कि गाड़ी में लोड हो गए आगे। और क्या क्या था, लड़कों के हाथों में द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years बट नाउ ही कैरीज अ लैंप एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर। अब देखिए ये लोग जो करते हैं, कह रहा है कि ये लड़का जो जा रहा है लोड होकर, 3 साल के अंदर में इसके हाथ में क्या आ जाएगी, बंदूक आ जाएंगे।
यानी कि टेररिस्ट का ट्रेनिंग देता है, आतंकवादी का ट्रेनिंग ये लोग देता है। जो लोग गुलाम करके ले जा रहा है इन लोग को गलत रास्तों पे ले जाएगा, और ऐसा कह रही हैं कि ये 3 साल के अंदर इनके हाथों में बंदूक हो जाएगा। बट नाउ, लेकिन अभी वास्तव में ही कैरीज अ लैम्प एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर। अभी वो बच्चा जो गाड़ी में चल रहा है, छोटा बच्चा होटल से, जो भी 18 साल या 17 साल या नौजवान हो या नाजुक लड़का हो, टीनेजर हो, वो अपने हाथ में एक लैंप लिया है। क्या लिया है? लैंप लिया है। एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर। वार्म साइडर का मतलब क्या होता है जी? लिख लीजिए मैंने। वो लड़का हाथ में जग लिया है, और जग क्या चीज से? वार्म साइडर है। देख लेते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिए वार्म साइडर। वार्म साइडर मतलब सिंपल एक बोतल मान लेना। देखिए जैसे समझ ना, बोतल। वार्म साइडर मतलब क्या होता है? सिंपल बोतल। यानी उसके हाथ में, एक हाथ में लैंप था, चूंकि रात था, होटल से निकल रहा है, और वैसा काम रात में ये लोग करते हैं पुलिस या प्रशासन से बचने के लिए। लाइट लिया है, एक में लैंप और एक हाथ में जग, और उसमें क्या कुछ भरा हुआ है वार्म। यानी सिंपल मान लेते हैं, बोतल है उसके पास। क्या है? बोतल है। दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। और उस वार्म साइडर को वो लोग क्या कर रहे हैं? खुद पी रहे हैं। पासिंग माउथ टू माउथ मतलब क्या होता है? एक गिलास से या एक बोतल उसको पी रहा है, फिर उसको लोग पास करते जा रहे हैं। कैसे पब में लोग शराब पीता है, वैसे उसी को बोल रहे हैं वार्म साइडर, उसी को बोल रहे हैं। देखिए बगल में दिया जा रहा है ना, है ना? देखो ऐसा गिलास है वार्म साइडर, यानी कि एक ही गिलास से सब लोग क्या कर रहे हैं? उस गाड़ी में देखा जा रहा है कि बांट रहे हैं या पी रहे हैं, जो कुछ भी है। चलो पेज नंबर 63 पे। तो इस लास्ट पैराग्राफ में क्या हम लोग समझे? समझ में आया आप लोग को? इस लास्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या समझे कि उस ढाबा से या उस सराय से देखा गया कि कुछ लड़के कुछ लड़कियां निकलकर सीधे उस जो वहां पर अंधेरी रात थी और प्रकाश था, थोड़ा बहुत लाइट था, उससे लोग सीधे क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। कहाँ? वैगन गाड़ी में। कहाँ पर? गाड़ी में। और वहां पर बेड बिछाया हुआ है गाड़ी में। द बॉय विल हैव अ गम इन 3 years। लेखिका कहती हैं कि यही जो लड़का लड़कियां जा रहे हैं, इनके हाथों में 3 साल के अंदर क्या हो जाएगी? बंदूकें हो जाएगी। लोग हथियार थाम लेंगे। जो हाथ आज लैंप और वार्म साइडर लिए, बोतल लिए, यही हथियार, यही हाथ एक दिन क्या थाम लेगा? हथियार थाम लेगा। जैसे सनी देओल बोलता है ना, मैंने हथियार चलाना भूला नहीं है। अब जब भी उठा लेंगे तो फिर शहीद कर देंगे किसी को। दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। लोग जो पीने वाला चीज है, पेय पदार्थ है, वो पी कर एक दूसरे को पास कर रहे हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ हो गया, इसको खत्म कर देते हैं। 63 पेज नंबर। द गर्ल ऑफर्स ब्रेड। लड़का क्या किया? वार्म साइडर जो रखा है पीकर उसको सबको पास कर रहा है, और लड़की के हाथ में क्या है? ब्रेड है, रोटी है या पाव रोटी, जो भी मान लेते हैं, कुछ खाना की चीज है। पीस ऑफ मीट समथिंग मोर। यानी कि इस लड़की के पास क्या है? लड़का पीने वाला चीज दिया, और लड़की के पास रोटी है, और उसके साथ मीट है, और कुछ और भी है। समथिंग मोर, कुछ और भी है खाने का पदार्थ। अ ग्लांस इनटू द आईज ऑफ द वन शी सर्व्स। और एक दूसरे के आंखों में क्या था? एक ग्लांस था, एक झलक था। लिख दो मैंने, GLANCE, ग्लांस। उनके आंखों में एक झलक था। ग्लांस मतलब क्या होता है? झलक। अ ग्लांस इनटू द आईज ऑफ वन शी सर्व्स। यानी कि जिसको वो रोटी या मीट देती थी, उसको एक झलक अपने आंखों से वो लड़की देखती थी। आगे, वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, 2 फॉर ईच वोमन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद कर रहा था, और 2 व्यक्ति दूसरे महिला को मदद कर रहा था। यानी गाड़ी में जब लोड हो रहा है, तो एक व्यक्ति दूसरा आदमी को खींच रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, और दूसरा एक महिला के लिए 2 व्यक्ति ऊपर लोग उसको हेल्प कर रहा है। असल में जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में चढ़ते हैं, या बूढ़ी महिला है तो हाथ बढ़ाता है ना जी, तो उसी तरह यह स्थिति है कि वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, एक आदमी के लिए एक लोग मदद कर रहे हैं, 2 फॉर ईच वोमन, लेकिन एक महिला के लिए 2 लोग मदद कर रहे हैं। असल में आगे, एंड लुक दे लुक बैक। और लोग पीछे पर मुड़ते, जब गाड़ी चल होते बेचारा वो गुलाम व्यक्ति क्या कर रहा है? पीछे मुड़कर अपने दुनिया को देखता है, अपने घर शहर को देखता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पता भी नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक बार लुक बैक करता है, एक बार पीछे अपने गांव को याद करता है, पीछे देखता है। द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट। और जहां ये गाड़ी से उतरेंगे वही उनका अंतिम दिन होगा, वही अंतिम घर होगा। अरे समझ में?
जिस तरह ये लोग मॉरिशस लोग गए थे, इन लोग का अंतिम क्या था, मॉरिशस था, यहाँ से जाना अंतिम था और जहाँ उतरेंगे वही उनका अंतिम प्लेस था। वही करा है कि जो बच्चे गाड़ी में लोड होके जा रहे हैं गुलाम के रूप में, ये उन लोग का अंतिम यात्रा है और अंतिम जगह पर जा रहे हैं। फिर वो लौटेंगे कि लौटेंगे या शायद वो लौटे, इसका कोई संभावना नहीं है। आगे, द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट बट नॉट दिस वन इज वार्म्ड। लेकिन यह क्या है, यह अंतिम नहीं है, यह क्या है, जस्ट वार्म्ड है। एक बस से एक पहला स्टेप समझ सकते हैं उसका, ठीक है, अगला बिंदु है। इट इज क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग अंटिल द वुमन ब्रेक्स इनटू द साइलेंस। और फिर वो बच्चे लोग क्या हो गए, वो महिला क्या होगी, एकदम शांत होगी बच्चों से बात करना, अंटिल द वुमन ब्रेक्स इनटू, जब तक से वो महिला शांत नहीं हुई तब तक से लोग क्या हो गए, चुप नहीं रहे, चुप नहीं रहे। कौन चुप नहीं रहे, विजिटर्स। कौन, कहानी कहाँ चल गया, विजिटर्स के पास। ये महिला बता रही थी ना कहानी। इट इज क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग, जब बच्चे बात करना महिला से शांत हो गए तो फिर तो कब तक शांत नहीं हुए, जब तक महिला चुप नहीं हुई, ब्रेक्स इनटू साइलेंस, जब तक वो चुप ही न साथी। फाइनली मतलब कर पूछे थे मैंने, फाइनल के मैंने पूछे हैं, हाँ वेरी गुड, इवेंचुअली। फाइनली शी सेज, अंततः वह कहती है महिला, आई ट्रस्ट यू नाउ, अब मैं तुम पर क्या करता हूँ, भरोसा करती हूँ। लड़की बोल रही है। ट्रस्ट मतलब भरोसा, मैंने लिखा है बिलीव, रिलायंस, फेथ, इस सब का मतलब भरोसा। आई ट्रस्ट यू विद द बर्ड दैट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट। और मैं यह विश्वास करती हूँ, अभी भी वही विजिटर्स है, कि तुम लोग के हाथ में क्या है, सॉरी, आई ट्रस्ट यू विद द बर्ड, मैं विश्वास करती हूँ कि तुम लोग पक्षी के साथ हो, कि इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट, वो तुम्हारे हाथ में पक्षी नहीं है क्योंकि तुमने उसे क्या कर लिया है, जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। कैच का V2 क्या होता है, कॉट, तुमने उसको जकड़ लिया है। हाउ लवली इज इट, ये कितना सुंदर थिंग है, दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर, हम लोग इसको क्या किया, मिलकर किए। अरे समझ में, तो यहाँ क्लोजिंग में क्या हम लोग समझे, वो अंत में कहती है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मैं तुम पे चिड़िया सहित विश्वास करती हूँ जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुमने सत्य ही से उसे क्या किया है, पकड़ा है। देखो कितना प्यारा यह है, हम लोगों ने यह काम किया है मिलकर, यह साथ साथ। अरे समझ में, यानी जो भाषा को हम लोग पकड़ के रखे हैं, हम लोग मिलकर यह काम किए। अब आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको बना लीजिएगा। बी का दूसरा, कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अंटिल यू हैव जस्ट स्टडीज। कह रहा है कि अभी हम लोग जो अध्ययन किए हैं उसके आधार पे रिक्त स्थानों को क्या करें, पूर्ति करें। नंबर 1, ए डैश दैट गेस्चर्स टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी। क्या होगा जी आंसर, जल्दी बताओ, आज ही पढ़ा है और अभी पढ़ा है। ये सेंटेंस होगा, क्या होगा आंसर, पेज नंबर 62 का वो 1 2 3 4 चौथा लाइन देखो लिखा है, ए सेंटेंस, पेज नंबर 62 का चौथा लाइन शुरू से, पैराग्राफ 1 में मिला किसी को, तो क्या बनेगा, ए सेंटेंस दैट गेस्चर्स टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी। तो आंसर क्या होगा, सेंटेंस। सेकंड, द फ्यूचर ऑफ डैश इज योर्स। यस, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स। ये कहाँ दिया है, पैराग्राफ 1 के लास्ट में दिया है। आगे तीसरा, लैंग्वेज अलोन डैश स्कैरिनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स। क्या होगा इसमें जी, लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स। क्या होगा, लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कैरिनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स। समझ में आ गया, टोटल होगा प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द तक जाएगा। चौथा, द बॉय विल हैव डैश इन 3 years। द बॉय विल हैव 3 साल में क्या ले लेंगे हाथ में, यस वेरी गुड, गन। बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प एंड हाँ अ जग ऑफ वार्म साइडर, अ जग ऑफ वार्म साइडर। बट ठीक है, दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ मतलब मुंह से मुंह नहीं, एक दूसरे को पास करना, इसका एक फ्रेज है। माउथ टू माउथ मतलब एक दूसरे को देना। और लास्ट है, आई ट्रस्ट यू विद द, क्या होगा, अभी पढ़ा है लास्ट में, अभी पढ़ा है जस्ट, हाँ वेरी गुड। आई ट्रस्ट यू विद द बर्ड दैट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट, बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट। तो होमवर्क में आप लोग का ये रहेगा। और आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखिए, लॉन्ग आंसर समझा देते हैं, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो कल इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। एक वर्ड दिया है, देखिए पेज नंबर 64 में, क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इनुमरेट द ट्रेट्स ऑफ द ओल्ड मैन, ये पूछे थे हम, बूढ़ी महिला के बारे में लिखिए। इनुमरेट मतलब विवरण करना, डिस्क्राइब करना, लिख लो मैंने, ENUMERAT। इनुमरेट मतलब डिस्क्राइब करना, विवरण देना, इनुमरेट।
इनुमिरेट, इनुमिरेट, इनुमिरेशन दिया है, क्या दिया है? इनुमिरेट, ठीक है। इनुमिरेट मतलब डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना, डिस्क्राइब। दूसरा मीनिंग एक्सप्लेन करना, या सबसे सिंपल में क्या लिख देंगे? लिखना, रीड, राइट, खत्म। 4 मीनिंग लिख लो। व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना, इनुमरेट करना, लिखना, राइट। तो महिला का ट्रेड को लिखना है। ट्रेड मतलब क्या होता है जी? कैरेक्टर, उनका चरित्र क्या था, गुण लिखना है महिला का। इनुमरेट द ट्रेड ऑफ वीमेन, मीनिंग लिख दो। ट्रेड मतलब गुण होता है, क्वालिटी, TRAIT, ट्रेड, क्वालिटीज, क्वालिटीज। महिला का क्या गुण था? महिला का गुण या चरित्र, कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, चरित्र, राइट, कैरेक्टर, CHARACTERS, ठीक है, कैरेक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। महिला के बारे में जितना अभी 2 दिन में हम लोग पढ़ाएंगे, पार्ट ए पार्ट बी में, उसको लिख के लाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हैव यू रिसेंटली हर्ड अ स्टोरी व्हिच इज इंटरेस्टिंग, राइट दैट स्टोरी इन 100। अपने शब्दों में इस कहानी को लिखना है, 100 शब्दों में, ठीक है। 100 वर्ड्स में इस कहानी को लिखना है जो अभी आप लोग को एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना है। दूसरा, डू यू थिंक दैट लैंग्वेज इज क्रूशियल टू अ राइटर। क्रूशियल मतलब खास, लिखो। क्रूशियल मतलब खास या मुख्य, इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग हो जाएगा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, CRUCIL। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट या खास। पार्टिकुलर, 3 मीनिंग लिख लो। पार्टिकुलर, खास, महत्वपूर्ण, क्रूशियल। क्रूशियल यहाँ लिखे हुए हैं, CRUCIAL, क्रूशियल। क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, पार्टिकुलर, खास। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, कि क्या आप भाषा को एक खास विषय समझते हैं? गिव एनी 3 रीजन, अपना कारण लिखना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर सब अपने सेंस के ऊपर दिया, कोई लिटरेचर नहीं है। चौथा, कोट अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट व्हिच हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द वुमेन एंड द ड्रेस डिप्रेस्ड क्लास। करें कि इस कहानी से हम लोग सीखे हैं कि एक महिला का और एक समाज में दलित या शोषित समाज के बारे में लिखना है, कि एक लाचार महिला और एक शोषित समाज में जो लोग जानता लोग रहते हैं उनकी स्थिति क्या है। प्लाइट का मतलब क्या होता है? यस, उसका स्थिति क्या है, अवस्था क्या है ना, किस अवस्था में। तो इसमें क्या लिखना है? एक लाचार महिला और समाज में शोषित वर्ग के लोगों के बारे में लिखना है कि उनकी स्थिति क्या है। लास्ट में है एक पैराग्राफ लिखना है ऑन अ कैरेक्टर इन दिस स्टोरी दैट हैज इम्प्रेस्ड यू। और इस कहानी में आपको सबसे अच्छा चीज़ क्या आपको लगा, उसके बारे में एक आदमी को लेना है, जैसे महिला के बारे में लिखना है, या विजिटर्स के बारे में लिखना है, या गुलाम के बारे में लिखना है, जो आपको प्रभावित किया इस कहानी से, उसको लिखकर आना है। और क्वेश्चन नंबर, होमवर्क नंबर 3, D1 D2 बना के लाना है। D1 और D2। D1 में क्या लिखा है? पेज नंबर 65, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसको शुद्ध करना है, गलत लिखा हुआ है शुद्ध करना है। और दूसरा मैच ऑफ दी फॉलोइंग है, ठीक है। लीजिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर है, बाकी कॉपी छोड़ दीजिएगा, अब इसको चेक करना है डिस्क्रिप्टिव। ठीक, थैंक यू।